आज हम लोग लर्निंग ऑन ट्यूब पे बिहार स्टेट जो कि 2019 में बिहार स्टेट 2019 का क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जो कि 28 जनवरी 2020 को इसका एग्ज़ाम हुआ था और काफ़ी हल्ला हुड़दंग होने की वजह से इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया था, जो कि फिर से होने जा रहा है 9 सितंबर को, 9 सितंबर 2020 को। तो इसी एग्ज़ाम का पिछले क्वेश्चन पेपर के सोशल साइंस के क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि क्या कुछ क्वेश्चन था और किस तरह से उनका लेवल था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसा कि मेरे पास अभी है, सामाजिक विज्ञान का ये क्वेश्चन पेपर है और STET 2019 का है, जिसका एग्ज़ाम 28 जनवरी 2020 को हुआ था। और इस एग्ज़ाम के हम लोग पेपर प्रश्न पुस्तिका सेट कोड है G, और इसी को हम लोग आज कवर करेंगे। इसमें से केवल SSC वाले अर्थात सोशल साइंस वाले पोर्शन को ही कवर करेंगे और इससे रेस्ट जो 50 क्वेश्चंस है वो अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 51 से लेकर के 150 तक हम लोग चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन सिटी कहते हैं, चूंकि बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी कहते हैं। तो और बेंगलुरु है कर्नाटका में, तो आंसर हो जाएगा हमारा कर्नाटका। सिलिकॉन स्टेट कर्नाटका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं, सांगपो। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? भारत के केरला में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। नेक्स्ट है, चेरापूंजी अवस्थित है। चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? तो आंसर हो जाएगा चेरापूंजी मेघालय राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तीस्ता जल विद्युत परियोजना सिक्किम में स्थित है। आंसर हो जाएगा डी, सिक्किम। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, जादूगुड़ा प्रसिद्ध है। जादूगुड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? यह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। यह झारखंड में एक गांव का नाम है, यह जादूगुड़ा। वहाँ पे यूरेनियम की बहुत ही ज़्यादा खाने हैं, तो वहीं से यूरेनियम निकाला जाता है बड़ी मात्रा में। तो जादूगुड़ा प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? प्रदेश राजमार्ग की अगर बात करें तो भारत के उत्तर प्रदेश में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सबसे ज्यादा है, अर्थात स्टेट हाईवेज यूपी में सबसे ज्यादा है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ है? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पटना में है, पटना बिहार में। आंसर हो जाएगा सी, पटना बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, ग्वादर पत्तन किस देश में है? ग्वादर पत्तन जो है यह पाकिस्तान में आता है, ग्वादर पत्तन। तो नेक्स्ट है, किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? श्वेत हाथी की भूमि थाईलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? स्वर्ण युग कहलाता था, गुप्तों का शासनकाल प्राचीन काल में स्वर्ण युग कहलाता था। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो प्राचीन सांख्य दर्शन में कपिल मुनि का महत्वपूर्ण योगदान है। आंसर हो जाएगा ए, कपिल। सांख्य दर्शन का प्रतिपादन इन्होंने ही किया था, कपिल मुनि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग अर्थात ग्रेट सिल्क रूट यह कनिष्क ने आरंभ करवाया था। ये कुषाण शासक थे, कनिष्क। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका सम्मिलित नहीं था,
बाकी अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग ये सब अशोक के साम्राज्य में शामिल थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ईसा की प्रथम सदी में विश्व की सबसे पहली गणतंत्रात्मक व्यवस्था की अगर बात करें तो यह एथेंस में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए किया गया है। पुर का अर्थ होता है नगर अथवा शहर, और अंदर का अर्थ होता है नाश करने वाला, विनाश करने वाला। तो नगरों का विनाश किया था इंद्र ने, ऐसा ऋग्वेद में उदाहरण है। तो पुरंदर इसीलिए इंद्र के लिए यह शब्द प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? तो यह लोथल जो है यह गुजरात में स्थित है। यह एक पोर्ट था, बंदरगाह था। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भीमबेटका की गुफाएं भोपाल, सिंगरौली, पंचमढ़ी और रायसेन, ये चारों ही एमपी में स्थित है। लेकिन भीमबेटका की गुफाएं जो है यह रायसेन जिले में है, एमपी के रायसेन जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में किस प्रकार की व्यवस्था नहीं है? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में राइट आंसर हो जाएगा, समाज के कमजोर वर्गों के लिए वस्तुओं और सेवाओं की दरों में छूट नहीं है। यहाँ पर कई प्रकार की वस्तुओं और सेवा के लिए उपागम्य प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य है। उपभोक्ता शिक्षा, ऐसी वस्तुओं और सेवाओं से संरक्षण जो जीवन तथा संपत्ति के लिए संकटमय हो, ये सारी चीजें हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में। लेकिन सेवाओं की दरों में छूट ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। विशेषतः भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में वस्तुओं की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, मानकता, प्रभाविता, मूल्य इत्यादि से संरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे केवल यह टर्म जो है डी वाला, यह उपस्थित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों पर आधारित सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है जिन राज्यों की उनके बारे में बताना है। तो सबसे पहले तो यूपी का स्थान आता है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार। बिहार का 2011 के जनगणना में तीसरा स्थान है, और उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल। हालांकि पहले इससे पहले था, 2011 से पहले पश्चिम बंगाल का स्थान था, उसके बाद बिहार का स्थान था। लेकिन अब 2011 के सेंसस से यह तीसरे स्थान पर बिहार आ गया, अर्थात बिहार की जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। तो ये 4 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। 73 में कह रहा है 2011 की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य का प्रयोग किया गया था? सेंसस के लिए जब भी जनगणना होती है तो सेंसस के लिए एक मोटो का शुरुआत किया जाता है। एक मोटो लाइन, क्या कहते हैं उसको, मोटो लाइन को स्थापित किया जाता है। तो वो मोटो था अवर सेंसस अवर फ्यूचर। 2011 की जनगणना का जो आदर्श वाक्य था वह था अवर सेंसस अवर फ्यूचर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना है? सकल राष्ट्रीय सुख भूटान ने चुना है प्रगति का सूचक। ठीक है, इसमें जीडीपी, जीएनपी इन सब के बजाय इन्होंने केवल और केवल सकल राष्ट्रीय सुख को चुना हुआ है प्रगति का सूचक। नेक्स्ट है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस,
GNH चुना हुआ है इन्होंने। छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है, छिपी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? तो छिपी बेरोजगारी का मतलब यही कह सकते हैं कि छिपी बेरोजगारी वैसी बेरोजगारी है जिसमें व्यक्ति वैसे कार्य में लगे रहते हैं जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं और लेकिन अधिक व्यक्ति उसमें लगे रह सकते हैं, अर्थात उसमें से कुछ व्यक्तियों को यदि हटा भी दिया जाए तो उस कार्य के रिजल्ट में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसे कार्य में लगे हुए व्यक्तियों को या इस प्रकार की बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। किस संविधान संशोधन एक्ट के द्वारा मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, 25 जनवरी। नेक्स्ट है भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा है? अब मत देने का अधिकार मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार और वैधानिक अधिकार ये सभी दिए गए हैं। इसमें से मत देने का अधिकार कौन सा होगा? तो मत देने का अधिकार है संवैधानिक अधिकार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा यदि कहा जाए तो यह घोषणा केवल और केवल अनुच्छेद 352 में दिया गया है। तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, किसको संबोधित करता है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश? तो वह संबोधित करेगा भारत के राष्ट्रपति को। आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए। किसे देना चाहिए? अगर अध्यक्ष पद त्याग करना चाहे तो वह अपना रिजाइनेशन लेटर देगा उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट है राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। और नेक्स्ट है सूचना के अधिकार अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है यह पूछा जा रहा है। तो सूचना का अधिकार जो है यह एक संवैधानिक अधिकार है। हालांकि यह कई मामलों में यह मौलिक अधिकार भी माना जा चुका है। कई तरह के फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने इसे मौलिक अधिकार भी माना है, लेकिन यह निर्विवाद रूप से एक संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट है एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है? वैसे तो संसद में एक वर्ष में 3 बैठकें होती हैं, लेकिन अनिवार्य रूप से अगर कहा जाए तो यह हो जाएगा 2। कम से कम पूछ रहा है तो यह हो जाएगा 2 बार। ठीक है, 2 बार यानी कि बी, एक वर्ष में संसद की कम से कम 2 बार बैठकें होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और लोकसभा में राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। प्रोटेम स्पीकर चूंकि हमारी जो पिछली अभी जो नई लोकसभा जो चुनी गई है उस समय स्पीकर नहीं थे, तो प्रोटेम स्पीकर का इसी समय से ये काफ़ी चर्चा में आया था प्रोटेम स्पीकर का। तो इससे संबंधित क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं। तो प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना हो।
ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन आमतौर पर लोकसभा के सभी सदस्य ही मिलकर करते हैं, लेकिन इसमें बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा जो भी अध्यक्ष का नाम नॉमिनेट किया जाता है उन्हीं को समर्थन दिया जाता है आमतौर पर। तो आंसर हो जाएगा लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। तो लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष का उसे होना चाहिए। ठीक है, ये 21 वर्ष पंचायतों के लिए है, 30 वर्ष राज्यसभा, विधान परिषद इत्यादि, ये सब मैंने किया हुआ है काटपीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? आंसर हो जाएगा यह प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, बासोकुंड वर्तमान के वैशाली जिला में। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ ऋषिपत्तनम से संबंधित है, यह यूपी से। नेक्स्ट है, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? यह त्रिपिटक जो है यह बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त करने के लिए कुशीनगर को चुना था, कुशीनारा। आंसर हो जाएगा ए, कुशीनगर। प्रथम हरित क्रांति किस पर आधारित थी? तो प्रथम हरित क्रांति, फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन भी इसे कहते हैं। तो यह ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है यह रासायनिक खादों पर भी आधारित थी, नई तकनीक भी इसमें यूज किया गया था, अर्थात संकर या संवर्धित बीजों का उपयोग किया गया था, उन्नत बीजों का, और मशीनों इत्यादि का खूब प्रयोग किया गया था, उन्नत सिंचाई साधनों का प्रयोग किया गया था। अर्थात इसमें से आंसर हो जाएगा इनमें से तीनों पर। प्रथम हरित क्रांति किस पर आधारित थी? उन्नत बीजों पर, रासायनिक खादों पर और नई तकनीक पर। नेक्स्ट है, ग्रामीण साख व्यवस्था में शीर्ष संस्था कौन है? वैसे तो भारत में भारतीय रिजर्व बैंक का शीर्ष स्थान है, लेकिन यहाँ पे ग्रामीण साख व्यवस्था पूछ रहा है, तो ग्रामीण साख व्यवस्था में नाबार्ड शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 98, निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु उद्योगों की समस्या नहीं है? देखिए, अपने देश की लघु उद्योग तो बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें से कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि वित्त, विपणन, कच्चा माल, ये सब लघु उद्योगों की समस्याएं हैं। लेकिन हड़ताल एवं तालाबंदी जो है यह लघु उद्योग की समस्या नहीं है। तो आंसर हमारा यही हो जाएगा, हड़ताल एवं तालाबंदी, डी हो जाएगा आंसर। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। आंसर हो जाएगा सी, बढ़ता जाता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे विकास होगा जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाएगा। तृतीय क्षेत्र किससे रिलेटेड है? या सेवा क्षेत्र से रिलेटेड है, जैसे बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा या जितनी भी सेवाएं आती हैं ये सब तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित हो गए कृषि, खनन, मत्स्यन इत्यादि क्रियाकलाप, और उद्योग धंधे इत्यादि, ये सब हो गए द्वितीयक, और तृतीयक में हो गया आपका सेवाएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, गरीबी निकालने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता है? गरीबी निकालने के लिए प्रति व्यक्ति औसत आय प्रयोग किया जाता है, भोजन में कैलोरी, HCR, ये सारी तकनीक उपयोग की जाती है, लेकिन साक्षरता वाली तकनीक ऐसा कोई तरीका नहीं है गरीबी रेखा निकालने का। तो आंसर यही डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? डी।
गरीबी रेखा निकालने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता है? तो साक्षरता उपयोग में नहीं लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। दांडी मार्च शुरू किया गया था। दांडी मार्च शुरू करने का उद्देश्य था नमक कानून को तोड़ना। तो आंसर हो जाएगा नमक कानून तोड़ने हेतु। नेक्स्ट है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल को 1919 में बहुत सारे लोग जमा थे अपने प्यारे नेता सत्यपाल किचलू और दोनों भाई थे। इन सब के इनके भाषण को सुनने के लिए जमा हुए थे। सैफुद्दीन किचलू जो भी हो, तो इसी समय डायर ने उन पर गोलियां चलवाने का आदेश दे दिया था। लगभग 400 से भी ज़्यादा, ऐसा सरकारी रिपोर्ट में है कि 400-500 या जो भी, लेकिन बहुत सारे लोग मारे गए थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? नील की खेती के संबंध में आमंत्रण महात्मा गांधी को सबसे पहले राजकुमार शुक्ल ने दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध 1757 को लड़ा गया था। 23 जून 1787। ठीक है, 23 जून था 1757। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। उस समय डलहौजी थे गवर्नर के रूप में। 1853 में यह प्रथम रेलवे लाइन स्टार्ट की गई थी। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। आंसर हो जाएगा इसका बंकिम चंद्र चटर्जी। आंसर डी हो जाएगा। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस पर विशेष जोर दिया गया था? हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष करके प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 110। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। मार्टिन लूथर धार्मिक सुधारों से संबंधित नेता थे जिन्होंने पोप के विरुद्ध आवाज उठाई थी। तो उन्हीं के जैसा कार्य यहाँ भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, इसलिए इनको भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है यह प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, अर्थात प्राइमरी एजुकेशन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112। निर्मल ग्राम योजना का उद्देश्य है। देखिए, निर्मल ग्राम योजना से संबंधित ये सभी के सभी ऑप्शन है। शौच स्वच्छता, पीने के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था, तालाब एवं अन्य जल स्रोतों की स्वच्छता। लेकिन यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर पूछा जाए तो निर्मल ग्राम योजना विशेष रूप से शौच स्वच्छता से ही रिलेटेड थी, अर्थात ग्रामीण लोगों को बाहर में खुले में शौच करने की प्रवृत्ति से रोकने हेतु और उन्हें इस आदत को छोड़ने हेतु जागरूक करने के लिए इस योजना को चलाया गया था। तो आंसर ए हो जाएगा, शौच स्वच्छता। नेक्स्ट है नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति जो है यह मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, अच्छा, अर्थात मछलियों के उत्पादन से। दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है। दीर्घकालीन कृषि ऋण भूमि विकास बैंक प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य की संस्तुति देता है। खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य की संस्तुति
कृषि लागत एवं मूल्य आयोग देता है। अगर आप खबरी पर मेरे ऑडियोज सुनते होगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपको करना इजी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उसमें टकराते हैं वहाँ से। और या फिर यूट्यूब वीडियोस अगर देखते हो मेरे, तो वहाँ से भी आपको इन सब के आंसर्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य एक तो गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी और काला बाजारी रोकना, यह भी एक उद्देश्य था, और अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना, यह भी एक उद्देश्य था। तो इस आधार पर आंसर हो जाएगा डी, अर्थात उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार क्या है? तो भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, आंसर है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने की अगर बात करें तो आंसर होगा डी, 2013। 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 119। भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा योगदान तृतीय क्षेत्र प्रदान करता है, अर्थात सेवा क्षेत्र योगदान देता है सबसे ज्यादा। नेक्स्ट है गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा अर्थात विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी का जो ये कंसेप्ट है, यह दिया था नर्कसे ने। तो आंसर हो जाएगा बी, नर्कसे। नर्कसे। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का कोई पर्टिकुलर नेता उस समय नहीं थे। आंदोलन शुरुआत होते ही जितने भी इसके नेता थे सबके सब गिरफ्तार कर लिए गए थे। तो यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, यह कहना गलत होगा किसी भी नेता के बारे में, क्योंकि यह नेतृत्व विहीन आंदोलन था एक तरह से। लेकिन अगर भारत छोड़ो आंदोलन का नारा अगर कहें तो यह महात्मा गांधी ने दिया था, शायद क्वेश्चन करने वाले का यही आशय है। तो यहाँ पे सी आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर इसका अप्रोप्रिएट आंसर कहें तो इन चारों ऑप्शंस में से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन के बाद सी राजगोपालाचारी बनाए गए थे गवर्नर जनरल। उसके बाद गवर्नर जनरल के पोस्ट को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है। यह किनकी आत्मकथा है? इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम यह आत्मकथा है मौलाना अबुल कलाम आजाद की। नेक्स्ट है अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल की अवधारणा किस पर आधारित थी? सुलह ए कुल की अवधारणा एक तो सबसे पहले यह धार्मिक सहनशीलता से रिलेटेड थी, और इसके अलावे यह राजनीतिक उदारता भी इसमें देखने को मिलती है, और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी मिलता है देखने को। अर्थात आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल की अवधारणा धार्मिक सहनशीलता, राजनीतिक उदारता और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण इन सब पर आधारित थी। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार संतों के द्वारा किया गया था, अलवार और नयनार संतों के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन में अलवार संत है, तो आंसर देंगे अलवार संतों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबद्ध है? चैतन्य महाप्रभु जो है यह वैष्णव संप्रदाय से संबद्ध है। हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय से यह संबद्ध है। दिल्ली के किस सुल्तान के बारे में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? रक्त और लौह की नीति अपनाने का मतलब होता है तलवार की नीति, अर्थात खून बहा करके, अर्थात हिंसा करके
अपनी आवाज़ बुलंद करना और अपने विरोधियों का दमन करना और खून तलवार के दम पर शासन स्थापित करना, यह कहलाता है रक्त और लौह की नीति। तो इस नीति का प्रयोग किया था बलबन ने। आंसर हो जाएगा बी, बलबन। नेक्स्ट है, प्रथम मुगल शासक कौन था? प्रथम मुगल शासक की बात करें तो यह बाबर थे। नेक्स्ट है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस का लेखक विशाखदत्त थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130। भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? भुवनेश्वर और पुरी, यहाँ पे लोकेशन देखना है, ये नॉर्थ इंडिया में आता है। भुवनेश्वर और पुरी उड़ीसा जो कि नॉर्थ में पड़ता है। तो नॉर्थ के जितने भी मंदिर हैं यह नागर शैली में बने हुए हैं। आंसर हो जाएगा ए, नागर। नॉर्थ तरफ के सारे मंदिर नागर शैली में और साउथ के मंदिर द्रविड़ शैली में, और उसके बाद बीच का जो रह जाता है वह सारे के सारे पार्ट में जो भी मंदिर हैं वो सब वेशर शैली में, अर्थात उन दोनों का मिश्रण है। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अगर कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका न्यायपालिका के अधीन रह करके कार्य करती है। हालांकि न्यायपालिका और कार्यपालिका और विधायिका इन सब में हमेशा ही टकराव होते रहे हैं, लेकिन इसको कई बार संसद के द्वारा, संविधान के द्वारा न्यायपालिका की सर्वोच्चता को बताया गया है। तो आंसर हो जाएगा ए, न्यायपालिका के अधीन रह करके कार्य करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132। हाँ, 132, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए यहाँ पर भारत के महान न्यायवादी भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, राज्यपाल भी नियुक्त किए जाते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी नियुक्त किए जाते हैं, अर्थात इनमें से सभी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है 133, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब राष्ट्रपति की इस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, राष्ट्रपति जब इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, अर्थात हस्ताक्षर की जब मुहर लग जाती है राष्ट्रपति की, तब यह अधिनियम बन जाता है। तो आंसर हो जाएगा बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? भारतीय संविधान में वैसे तो 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन बाद में एक और जोड़ा गया और इस तरह से कुल मिलाकर वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? भारत की राजनीतिक पद्धति किस प्रकार की है यह पूछा जा रहा है। तो कौन सा सही नहीं है यह पूछा जा रहा है। इसमें आंसर हो जाएगा इसका डी, राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार। भारत में राष्ट्रपति पद्धति की सरकार नहीं है और यहाँ भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत। संघीय नीति भी यहाँ पर अपनाई गई है और संसदीय पद्धति की सरकार है। हमारे देश में संसदीय पद्धति की सरकार है और भारत के अलावा जापान, कनाडा और ब्रिटेन, इन 3 देशों में भी संसदीय पद्धति की सरकार है। ठीक है, राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार अमेरिका इत्यादि में देखी जाती है, तो यह नहीं है। तो आंसर यहाँ पे अगर अप्रोप्रिएट पूछा जाए कि कौन सी नहीं है यह पूछा जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार भारत में नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है,
अर्थात भारत में प्रजातंत्र है, यह किस आधार पर कहा जाता है? इसका आधार यह है कि भारत का जो अध्यक्ष होता है, भारत राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष जो होता है वह एक निर्वाचित व्यक्ति होता है। यह वंशानुगत शासन पर आधारित नहीं है, अर्थात राजतंत्रात्मक शासन पर आधारित नहीं है, जनता के द्वारा चुना जाता है। इसलिए आंसर सी हो जाएगा, जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष गणराज्य वर्णित करता है? धर्मनिरपेक्ष गणराज्य यह वर्णित करता है, संविधान का जो प्रस्तावना होता है यह भारत को धर्मनिरपेक्ष गणराज्य वर्णित करता है। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीति व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च है? भारत की राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्चता को लेकर के संसद और सर्वोच्च न्यायालय में हमेशा से टकराव होते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कौन सर्वोच्च है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, संविधान। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। सॉरी 49 निकल रहा था, ये तो रटाया है, बचपन से ही रटते आ रहे हैं हम लोग। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलते हैं 140 पे, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर अर्थात भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। सूर्य का निकटतम ग्रह है, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है बुध, बुध के बाद शुक्र, तब पृथ्वी, मंगल, इस तरह से है। सूर्य से निकटतम ग्रहों का क्रम, सबसे निकट में है बुध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? यह क्वेश्चन बहुत ही विवादित क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें से कोई भी अप्रोप्रिएट ऑप्शन इसमें नहीं है। अगर यहाँ पर बात करें अरस्तु की, तो अरस्तु ने सूर्य के बारे में गणना तो की थी, लेकिन उन्होंने सूर्य के पृथ्वी के घूमने के बारे में, मतलब कि इनका घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन इत्यादि के बारे में उन्होंने कहा था, लेकिन पृथ्वी गोलाकार है या नहीं इस संबंध में अरस्तु का कोई भी विवरण नहीं है। उसके बाद कोपरनिकस की अगर बात करें, तो कोपरनिकस ने जो सिद्धांत दिया था उसमें उनका सिद्धांत मेनली था सूर्य केंद्रित सिद्धांत, अर्थात सूर्य केंद्र में है और उसके चारों ओर ग्रह जो है चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी और इसके साथ अन्य ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। टॉलमी ने दिया था सबसे पहले अवधारणा पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत का, अर्थात बीच में पृथ्वी है और सूर्य और अन्य ग्रह पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और स्ट्रैबो का इस संबंध में नहीं है कुछ भी, तो यहाँ पे कुछ भी अप्रोप्रिएट ऑप्शन है ही नहीं कि किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। राइट आंसर इसका होगा कोपरनिकस, जो कि हमारे ऑप्शन में है ही नहीं। सॉरी, राइट आंसर कोपरनिकस नहीं, पाइथागोरस। राइट आंसर होगा पाइथागोरस, जो कि पाइथागोरस इस ऑप्शन में है ही नहीं। तो यह बहुत ही विवादित क्वेश्चन है, तो इसका क्या करेंगे? बिहार सरकार का ऐसा ही है, कुछ क्वेश्चन ये विवादित ही डालती है, तो हम लोग झेल रहे हैं, हम स्टूडेंट्स झेलेंगे। तो राइट आंसर इसका पाइथागोरस होगा, ना तो अरस्तु, ना टॉलमी, ना कोपरनिकस, ना स्ट्रैबो। ठीक है। नेक्स्ट है, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 144, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश का है भारत के साथ। नेक्स्ट है, भारत आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो त्रिपुरा के 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, बांग्लादेश की है, तो आंसर हो जाएगा सी, त्रिपुरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? अक्साई चीन का भाग लद्दाख पठार हो जाएगा। यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर की बात करें तो लद्दाख पठार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में है
और निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? लेह जाने का रास्ता जोजिला दर्रे से होकर के जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है, बैरन द्वीप अवस्थित है। बैरन द्वीप जो है यह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। यह अंडमान निकोबार से कुछ किलोमीटर के दूरी पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। तो इस तरह से STET के सोशल साइंस के सारे क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो में फिर अपलोड करेंगे हम लोग, और रीजनिंग्स और पेडागोजी को और उसके संबंध में बातें करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।